स्थानीय जो सरकारें होती हैं, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी तक, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी आपका स्थानीय जो स्तर है सरकार का, 3 स्तर होते हैं ना सरकार के, तीनों आपके ऊपर एजेंडा ये इम्प्लीमेंट करने का काम कर रही हैं। और एजेंडा सारा बाहर से आया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आया है, जिसकी मीटिंग्स होती हैं हर साल। अभी जनवरी में हो रही है, जनवरी चल रहा है महीना 2023, 2022 में इनकी जनवरी में होनी थी, वो मई में हुई, जिसमें भारत सरकार के लोग भी जाते हैं, राज्य सरकारों के भी लोग जाते हैं, मुख्यमंत्री भी जाते हैं, आपके बड़े सारे उद्योगपति जाते हैं, मुकेश अंबानी भी जाता है, गौतम अडानी भी जाता है, रतन टाटा भी जाते हैं, सब जाते हैं। तो ये मीटिंग का होती है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे एजेंडा सेट हो रहा है भाई, और वो एजेंडा इस देश में इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो अब इस देश का अपना क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। तो ये जो जनवरी है 2023 में मीटिंग होगी स्विट्जरलैंड में, दावोस में, और उसमें जाएंगे सारे लोग। ये जो बैठा हुआ है आरएसएस प्रचारक, इसके लोग भी जाएंगे, शायद मनसुख मंडाविया भी जाएगा, सब जाएंगे, और वहाँ पे तय करेंगे, वहाँ पे ये भाषण देंगे। उन भाषणों को सुनना, उन भाषणों को सुनना, ये क्या आपके ऊपर एजेंडा थोपने वाले हैं, आपको पता चलेगा। अब आपको ये पता लगाना है कि आपके साथ क्या होने वाला है, आपके बच्चों के साथ क्या होने वाला है, तो आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइट पे देखना पड़ेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइट पे जाओ और देखो कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्या कांड होने वाले हैं आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, वो बताएंगे आपको। क्योंकि जो आपके लोग हैं वो उनके गुलाम बन चुके हैं, उनकी कठपुतलियां हैं, ये क्या बताएंगे। लेकिन निपटना है तो कैसे निपटोगे? निपटना है तो इन लोगों से निपटना पड़ेगा भाई, उनको तो पकड़ नहीं सकते हम। हमारे किसी कोर्ट में इतनी जरूरत नहीं है कि वो बिल गेट्स को पकड़ लेंगे। पकड़ सकते हैं तो अभी तक इतने बड़े बड़े अपराध कर गया वो बिल गेट्स। हमारी बच्चियों को इसने कोई 2008 में 9 में 22,000 टीके लगाए थे कैंसर के, एचपीवी की वैक्सीन के टीके लगाए गुजरात और आंध्र प्रदेश में। पता नहीं कितनी बच्चियां उसमें मर गई, कितनी बच्चियों के सिस्टम खराब हो गए, बांझ हो गई बच्चियां। तो उस अपराध की सजा उसको क्या मिली? उसको इनाम मिला। 2009 में उस समय जो सरकार थी उसने उसको अवार्ड दिया, इंदिरा गांधी पीस अवार्ड दिया बिल गेट्स को। मोदी उसको अवार्ड दे चुका है, मोदी भी दे चुका है, 2016 में मोदी ने भी अवार्ड दिया उसको। तो हमारी सरकारें उनको अवार्ड दे रही हैं जो इस देश के कत्लेआम कर रहे हैं। तो आप उनको नहीं पकड़ सकते, आप बिल गेट्स को नहीं पकड़ सकते, आप रॉकफेलर को नहीं पकड़ सकते, जो इस देश जो जहां से एजेंडा आया है। अपने लोगों को पकड़ सकते हो। नाम लो, अब नाम लेके बात करो। इस आरएसएस का नाम लो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो इस देश में एजेंडा इंप्लीमेंट कर रहा है, जिसने किताब छापी है जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, 2021 में छपी है, देख लेना, मैंने भी शेयर की है। आरएसएस ने इस पूरे क्रिमिनल कांड के अंदर भागीदारी है, योजना बना के ये क्रिमिनल ऑपरेशन इस देश में इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। आरएसएस ने किताब छापी जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आरएसएस का जो एक प्रकाशन का विभाग है कर्नाटक में, उसमें ये किताब छापी है। उस पर पूरी कमेंट्री मिलेगी आपको, यूट्यूब पे जाओ। जो आरएसएस का उसमें आदमी है राम माधव, उसने उस पर पूरे तबसरा किया है, टिप्पणी की है, वो वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है। ऐलानिया तौर पे वो बता रहे हैं कि देखो हम ये एजेंडा इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, और 3 भागों में ये इंप्लीमेंट हो रहा है। एजेंडा 2030, और ये पब्लिक हेल्थ वाला एजेंडा, फर्जी वायरस वाला, और ये टेक्नोलॉजी वाला ऐलान कर रहे हैं। वो भारत का जो प्रधानमंत्री ऐलान कर रहा है, संसद में ऐलान कर रहा है। एनडीए की मीटिंग हुई 2021 में, उसमें उसने ऐलान करके बताया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। तो जो आपसे खुद बता रहे हैं कि इस देश में हम क्या एजेंडा इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम उसको पकड़ रहे हैं, नहीं पकड़ रहे। जिन पॉलिटिकल पार्टियों से हमारा संबंध है, जिन सामाजिक संगठनों से हमारा संबंध है, उनसे सवाल करो, उनकी गर्दनें पकड़ो, क्योंकि वो मारने का काम कर रहे हैं। हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को मार रहे हैं। आज आपकी आंखों के सामने लोग मर रहे हैं तो कोई इसकी चर्चा भी नहीं कर रहा। उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको निकाला जा रहा है जहां पे आप इसकी चर्चा भी कर रहे हो। तो गर्दनें पकड़ने का काम कब करेंगे हम? तो ये काम आपको करना पड़ेगा, चाहे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के हों। अपने नेताओं को पकड़ो, सालों को, जो भी नेता हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, जो सत्ता में सारे हैं, कोई सत्ता से बाहर नहीं है, विपक्ष कुछ नहीं है। पक्ष विपक्ष का जो खेल है सब झूठा है। कम्युनिस्ट पार्टियां केरल में सत्ता में है, कांग्रेस महाराष्ट्र में सत्ता में है,
कुछ समय तक पंजाब में भी सत्ता में थी, आज आम आदमी पार्टी है। विपक्षी पक्ष कुछ नहीं होता, सब साले जो सत्ता में होते हैं पॉलिटिकल पार्टियां, सब आपके ऊपर रूल कर रहे हैं। सब एक ही पक्ष है, कोई विपक्ष नहीं है, एक ही पक्ष है और एक ही एजेंडा है इनका। सबको पकड़ो सालों को, कोई सामाजिक संगठन हो, और धर्म गुरुओं को पकड़ो। और धर्म गुरु कोई भी हो, ये धर्म गुरु ने क्या किया, कौन सा धर्म, ये धर्म तो सस्पेंड हो गया। जब लॉकडाउन लगे तब धर्म कहाँ पे था? जो मर रहे थे, अंतिम संस्कार तो हो नहीं रहे थे, कौन सा धर्म है, कौन सा धर्म है भाई? तो ये धर्म संस्कृति का जो ढोंग है ये बंद करें। अगर धर्म संस्कृति में दम हो तो ये फ्रॉडियों के खिलाफ हम आवाज उठाते। जो लोग कहते हैं कि समाज उनकी बात सुनता है, जो धर्म गुरु है वो आपको सही बात बताते हैं, सच्ची बात बताते हैं, खरी बात बताते हैं कि क्या आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, कैसे आपको मारा जा रहा है, वो नहीं बता रहे आपको। तो तुमने अगर हिम्मत नहीं है तो वो कौन सा धर्म मानते हैं? वो झूठ को मानने वाले लोग हैं। तो सच्चाई जानने का क्षमता आपके पास है, समाज के पास है, समुदाय के पास है, लोगों के पास है कि कहीं और सच्चाई ढूंढने की जरूरत नहीं, खुद ढूंढो सच्चाई। कोई नेता नहीं है, कोई बचाने नहीं आ रहा। देख लिया आपने, पोल खुल गई पूरे भारत की। अगर धर्म संस्कृति में इतनी ताकत होती तो इस फ्रॉड से लड़ते, इसके खिलाफ आवाज उठाते। आवाज उठाने वाले आपको नजर नहीं आ रहे। आज भी देखियो कितने कम लोग। इसलिए ये जो राजनीति में बात करूं, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ी आबादी है, 22-23 करोड़ की तो आबादी है यहाँ पे। कितने लोग यहाँ पे गांव जाके लोगों को समझाते हैं, और बचा कौन रहा है? कोई नहीं बचा रहा। जब गांव में जबरदस्ती जहरीले इंजेक्शन लगाए जा रहे थे तो कौन बचा रहा था आपको? कोई नहीं बचा रहा। क्या मेरे जैसे लोग आपको बचा सकते? नहीं। क्या मुझे आप बचा सकते हो? नहीं। कोई किसी को नहीं बचा सकता। सच्चाई ये है। इसलिए कोई नेतृत्व, कोई केंद्रीय हमारा नेतृत्व होगा जो हमें बचाएगा, कोई मसीहा होगा जो हमें बचाएगा, ये उम्मीदें हमारी सारी गलत है। हम अपने आप को हमें बचाना पड़ेगा। गाँव जैसे गाँवों में अपने आप को किसी तरीके से बचाना होगा। जिन जहाँ पे जबरदस्ती इंजेक्शन लगाए जाते थे लोगों को, तो वहाँ जो लोग लड़े होंगे वो अपने बलबूते में लड़े होंगे, किसी और से कोई उनको बचाने थोड़ा आया होगा। मैं पढ़ रहा था जब ये जबरदस्ती इंजेक्शन लग रहे थे तो आगरा में कोई गाँव था जहाँ पे लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो वैक्सीनेशन करने आए थे उनको पकड़ के ठोक दिया। तो मैंने कहा ऐसा पूरे भारत में होना चाहिए। तब मैंने ये लिखा था एक छोटा सा ब्लॉग, जिसमें लिखा ऐसा पूरे भारत में वो सारे वैक्सीनेशन सेंटर डिस्ट्रॉय कर दो। जहाँ आपकी जान और माल पे आ गई, ये आपके पर हमला है, आपके खिलाफ जंग है, और जंग में सब कुछ जायज है। मैंने किसी को नहीं कहा कि घर में बैठ कर चूड़ियां पहन ले। मैंने कहा अटैक करो, काउंटर अटैक करो। मैंने भी ये कहा है भैया, मैंने कोई गांधी वाला मैसेज नहीं दिया। गांधी वाला मैसेज नपुंसक बनाने का मैसेज नहीं दिया। तो मैंने तो लड़ने का मैसेज दिया है, और ये मैं कह रहा हूँ बिना शर्म के कि जब आपके ऊपर अटैक हो गया हो, आपकी जान और माल को खतरा हो, उसको खत्म किया जा रहा है, आपके बच्चों को, तो आपको अटैक करना है, काउंटर अटैक करना है। और इस देश पे, इसी सत्ता पे अगर हक है तो वो जनता का है, हमारा है। जमीन हमारी है, जंगल हमारे हैं, पेड़ पौधे, जल जंगल जमीन सारे संसाधन हमारे हैं, किसी के बाप के नहीं। और जो हरामजादे यहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं और जो करवा रहे हैं, उनकी करने पकड़ने का टाइम नहीं है। अपनी जमीनों से चिपके रहो। जो जमीनों से चिपके रहेंगे वो बचेंगे, बाकी मरेंगे। शहरी लोग मरेंगे चाहे कितनी भी प्रॉपर्टी हो, क्योंकि जब उनकी किसी भी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, जो उनके शरीर में डाला जा रहा है, जो खाएंगे, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, तो आपको आप जिंदा बचोगे कैसे? गुलामी जो है मौत से बदतर है भाई, क्योंकि गुलाम जो मरते हैं तो उसकी खबर नहीं छपती अखबार में। जब जो आपका, जिसने आपको गुलाम बनाया, वो कभी भी आपको मसल सकता है। कोई कानून, कोई अदालत, कोई इंसाफ का सिस्टम आपको बचाने नहीं आने वाला। और ये आपने देख लिया कि भारत के अंदर अदालतें इंसाफ देने वाली नहीं है। मरेंगे कौन? सबसे पहले सबसे जो मजबूर, लाचार, गरीब है, उनको मारा जाएगा। उन्हीं को मारा जा रहा है। जो सबसे गरीब होंगे उनको मारा जाएगा, और जिनके पास कुछ साधन होंगे वो अपने आप को कुछ हद तक बचा पाएंगे, लेकिन गरीबों को मारा जाएगा। और उसके
खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग चाहिए। वो लोग चाहिए जो सिर्फ अपनी ओर नहीं देख रहे, समाज की तरफ देख रहे हैं, जिनके पास ये समझ होनी चाहिए कि समाज बचेगा तो हम बचेंगे, समाज बचेगा, औरों के बच्चे बचेंगे तो मेरे बच्चे बचेंगे। ये विजन लेना चाहिए भारत कि अगर आप हो तो भारतीयता का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में भारतीयता का कॉन्सेप्ट नहीं है तो समझ लो आप भी किसी काम के नहीं हो समाज के लिए। तो भारतीयता का कॉन्सेप्ट जिसके पास है वही देशभक्त है, जो अपने अलावा भी समाज को देख पा रहा है। सिर्फ यही मैं बच जाऊं, मेरी कम्युनिटी बच जाए, मेरा जो पर्टिकुलर जात है वो बच जाए, मेरा गांव या मेरी जो पर्टिकुलर एक परिवार है वो बच जाए, ऐसा नहीं है। तो समाज बचेगा तो हम बचेंगे, ये मेरा एक संदेश है। और मैं ये कहूँगा कि भारत में ग्राम सभाओं को हम बिठाएं, ग्राम सभाएं जिन्हें संवैधानिक दर्जा हासिल है, ग्राम सभाओं की बैठकें हों जहाँ पे रेजोल्यूशन पास करें कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को रिजेक्ट करते हैं। चाहे ग्राम सभा की बैठकें आप बुलाओ, अगर आपको लगता है कि सरकारी तरीके से बुलाई जानी चाहिए तो सरकारी तरीके से बुलाओ। अगर सरकारी तरीके से नहीं बुला सकते तो अपने गांव में बुला के ग्राम सभा का रेजोल्यूशन पास कर दो, चाहे 10 लोग इकट्ठे हों, 15 हों, 20 हों, 25 हों, जितने भी हों। रेजोल्यूशन पास करके पूरे एजेंडा को रिजेक्ट करो, रेजोल्यूशन पास करो, उसमें लिखो कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा को रिजेक्ट करते हैं, हम इसको नहीं मानते, ये इस पूरे देश की संवैधानिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म कर रहा है, समाज को ख़त्म कर रहा है, हम इसको नहीं मानते। हम एजेंडा 2030 को नहीं मानते, हम ये फर्जी वायरस के एजेंडा को नहीं मानते, हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को नहीं मानते। ये रेजोल्यूशन पास करें ग्राम सभाएं, ग्राम सभाओं की बैठकें बुला के रेजोल्यूशन पास करो। जनता को ये बात कहनी पड़ेगी, इस बात को जाहिर करना पड़ेगा, अपने मुंह से कहना पड़ेगा कि हम इस एजेंडा को रिजेक्ट करते हैं। ये काम शुरू होना चाहिए, हर एक राज्य में होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, हरियाणा में, मध्य प्रदेश, हर एक जगह पे रेजोल्यूशन पास किए जाए ग्राम सभा के। और ग्राम सभा को भारत में संवैधानिक दर्जा हासिल है। अगर उसका कोई औपचारिक तरीका है ग्राम सभा बुलाने का भी, आप जो आपका पंचायत के सेक्रेटरी के थ्रू बुलाई जाती है, तो लिखो, लेटर लिखो कि भाई हमें ग्राम सभा बुलाओ और हमें बैठक करके ये रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, और उसमें रेजोल्यूशन पास किए जाएं, चाहे जितने भी लोग आए उसमें। तो हमें जनता को अब प्रोएक्टिव रोल करना पड़ेगा। जो राजनीतिक दल है वो कुछ करने वाले नहीं है, जो करना होता तो आप देख लेते हो, कर चुके होते। तो जनता को एक्टिव होना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करने पड़ेंगे, तब शुरुआत होगी। जब कुछ प्रेशर होगा तब हो सकता है आपकी अदालतों के भी जो उन्होंने बदमाशी कर रहे हैं उससे वो बाज आए, जो अदालतों में चल रहा है। क्योंकि अदालतें क्या कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो क्या कर रहा है, वो उसी एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है। तो जो लोग आपसे कह रहे हैं कि अदालतों में हमारी लड़ाई कोई लड़ेगा और हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हमारी ज़मीनें जाएंगी, हमारी जान माल ख़त्म होगी, हमारे बच्चे ख़त्म होंगे, हमारी नस्लें ख़त्म होंगी, अगर हम इस एजेंडा को रिजेक्ट नहीं करेंगे। और रिजेक्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला बैठकें करें, रेजोल्यूशन पास करें, उन रेजोल्यूशंस को एक फॉर्मल तरीके से लिख के उस पर साइन करके सबके साइन लिए जाएं और कहें सरकार से कि देखो हमने ये पास किया है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। इस तरह के हमें काम करने पड़ेंगे। ये मैं सोल्यूशन के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बहुत पेशेंटली, बहुत सब्र के से सुना, और बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो इस लड़ाई में अपनी तरफ से जितना एफर्ट है करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। और समाज से उम्मीद है कि अब वो अपने आप के अपने अधिकार को असर्ट करेगा, तभी हम बचेंगे, वरना अधिकारों को बचाने के लिए कोई अदालत इस देश में नहीं बची अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कपिल भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी गहराई से, डिटेल से सारे षड्यंत्रों को जोड़ के जो समझाया, और आपने इतने वर्षों का जो शोध है आपका, जो
आप इतने वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारे देश में कपिल बजाज जी इकलौते पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे पुराने वक्त से इन षड्यंत्रों को पे लड़ रहे हैं और उस पर रोशनी डाल रहे हैं। और इन्होंने बहुत त्याग भी किया है, इनके परिवार ने भी बहुत त्याग किया है इस यात्रा में, इस अग्नि परीक्षा में। और बहुत सी मुश्किलें भी उन्होंने सही हैं, लेकिन आज भी कपिल बजाज जी इतनी शक्ति से और इतने संकल्प से जागरूकता अभियान में खड़े हैं, सबसे आगे, सबको जगा रहे हैं, सबको बढ़ा रहे हैं। मैं नमन करता हूं कपिल भाई जी आपका, और हम सब आपका नमन करते हैं कि आप एक सच्चे नागरिक का, एक सच्चे इंसान का, जो सत्य के पथ पे चल रहा है, जो धर्म के पथ पे चल रहा है, उसका आप एक बहुत बड़ा उदाहरण है हम सबके बीच। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कपिल भाई जी। हमारे में से काफ़ी लोग हैं जो कुछ कुछ जानते हैं, कोई कितना कोई कितना, कुछ लोग शायद बहुत कम जानते हैं। मेरा एक सवाल है हमारे नए श्रोताओं से कि कृपया हाथ खड़ा करके बताइए कि आपको कुछ महसूस हुआ कि कुछ तो सच्चाई है इन बातों में, या कुछ आपको लग रहा है। हाथ खड़ा करके बताइए कि कुछ है या सब हवा में है। तो क्या हमें कुछ विचार करना चाहिए, सबको, समाज को, राष्ट्र को मिलके कुछ करना चाहिए इसके प्रति, करना चाहिए। तो इस सभा को आगे बढ़ाते हुए पहले तो हमारे पास समय कम है और सर्दी बढ़ने वाली है, तो 20 से 25 मिनट का वक्त में हम लोग थोड़ा जो प्रसाद है वो ग्रहण कर लेंगे और फिर हम फटाफट से इसको कंटिन्यू करेंगे। मेरी प्रार्थना ये है कि कोशिश करके आप प्लेट लेके अगर बैठ जाएं तो हम जल्द से जल्द इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। हमारे समक्ष बहुत महत्वपूर्ण वक्ता हैं और भी, तो पूरी बात आपके आगे आ जाएगी आज ही में। तो 15 से 20 मिनट में मैं प्रार्थना करता हूँ, आप लोग प्लीज़ जुड़िए। टाइम क्या हुआ है? 3:45 तक कोशिश करते हैं कि हम वापस सभा को शुरू करें। आप अपने लोगों को बोलना, फिर सब नहीं बोल पाओगे। आ जाओ, फिर आपको इंट्रोडक्शन भी देनी पड़ेगी सभी। तो ले लीजिए, ले लो, आ जाओ।